दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाई, क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करने वाले हैं हाइड्रोजन के बारे में। अब ये हाइड्रोजन क्या है इसे थोड़ा सा डिटेल में समझ लो। पहले तो मेरे भाई हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है। अगर आप हाफ एयरली के पेपर देने जा रहे हो तो इससे पहले हमने आपको 3 प्रॉपर क्लासेस बना के दिए, ये चौथा है और कल आपको 5वां भी मिल जाएगा। 6 अगर आपने चैप्टर कायदे से पढ़ लिया तो आप हाफ एयरली में मौज काट दोगे मेरे भाई। तो इसे डिटेल में समझो। यहां पर जैसे H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के टॉपिक पेपर में आते रहते हैं। तो चलिए 1 to 1 डिस्कशन करते हैं। हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है मेरे भाई? 1 नंबर होता है। ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे भी देता है, किसी से इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है, यानी बाबा आदमी है मेरे भाई। जैसा मन होता है वैसा काम करता है, ठीक है। दे तब लेता है, जैसे अगर सरल भाषा में कहें तो सबको पता है हाइड्रोजन, हमने आपको विन्यास सिखाया हुआ है कि K का अगर हम लोग विन्यास बनाए तो K में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा मेरे भाई। तो अगर K में कितने आ सकते हैं? ज्यादा 2 आ सकते हैं। तो ये 1 ले लेता है, अपने 2 पूरे कर लेता है। या फिर ये क्या करता है पता? या फिर ये कहता है यार 1 ही इलेक्ट्रॉन है। लोग कहते नहीं हमारी एक ही लड़की नहीं है, चले जाई हरिद्वार आराम से, जो भाई जाई के अपनो काम चलाई जाए और लड़की नहीं बारात कर दी, बात खत्म हुई। तो वो वाला जो मामला है तो कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन दे भी देता है। तो हाइड्रोजन के स्थान की विवेचना आज तक कोई कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन दे भी देता है, इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन एक विशेष तत्व होता है, लिखा हुआ हमने साफ साफ, जो क्षार धातुओं, सर जी ये क्षार धातुएं क्या होती हैं? जितने भी S ब्लॉक वाले तत्व होते हैं वो 2 ग्रुपों में बंटे होते हैं मेरे भाई। ये S ब्लॉक है, S ब्लॉक में 2 हिस्से होते हैं मेरे भाई, एक फर्स्ट A और एक सेकंड A मेरे भाई, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट A वाले होते हैं ये सारे के सारे कहलाते हैं क्षार धातु। कैसे कहलाते? सुनो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। बताओ लिथियम, सोडियम के पास कितना है? सोडियम का नंबर 11, 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है ये। पोटेशियम का नंबर 19, 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। लिथियम का नंबर 3, 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। सीजियम का नंबर 55, 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। फ्रांसियम है, रुबिडियम, ये जितने भी हैं ये सारे 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो ये सब क्षार धातु कहलाते हैं। उसी तरीके से हाइड्रोजन भी इनके संग में है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो ये क्षार धातु। और हैलोजन कौन होते हैं मेरे भाई? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या करते हैं? ये सब 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ये सब 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। जब ये सब इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन है मेरे भाई वो क्षार धातुओं और हैलोजनों के साथ समानता, दोनों के साथ समानता प्रदर्शित करता है, जिसके कारण इसका स्थान निश्चित नहीं किया जा सकता। जिसके कारण इसका स्थान निश्चित नहीं करा जा सकता। क्यों नहीं निश्चित करा जा सकता? क्योंकि दोनों के साथ में मेरे भाई हैलोजन मिल गए तो कहते नहीं है जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, जहां खटिया मिली हम वहीं पे सो लिए, बात खत्म हो गई। जो प्यार से मिल गया उसके संग में हो लिया, हैलोजन मिल गया और चलते हैं यार 1 इलेक्ट्रॉन देना, बोले 1 इलेक्ट्रॉन लेना, बोले ले लो। क्षार धातु मिल गया, बोले आओ 1 इलेक्ट्रॉन देना, बोले दे दो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो वाला मामला, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें चलेंगी। अब हमें दिखाना पड़ेगा क्या क्या समानताएं हैं। पूछ लेता है हाइड्रोजन की आवर्त सारणी में विवेचना करिए तथा इसकी क्षार धातुओं और हैलोजनों के साथ में समानता बताइए। तो लो मेरे भाई, हाइड्रोजन की क्षार धातुओं के साथ समानता। जैसे हमने क्या करा, एक हाइड्रोजन का विन्यास बनाया जा रहा है। देखो भैया हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 1 है। विन्यास बनेगा 1s1, ठीक है भाई। सोडियम का कितना है बताओ? 11। तो क्या बनाओगे? 1s2 2s2 2p6 3s बन। ये देखो 3s बन का मतलब क्या? इनके पास भी 1 है, S में इनके पास भी 1 है, दोनों के 1 इलेक्ट्रॉन है, आराम से दे देते। तो ये इनकी समानता है। तो यहां लिख दिया क्षार धातुओं के समान इसके भी बाहरी S उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बहुत आराम से आप लिख दोगे। क्षार धातुओं के समान हाइड्रोजन भी कैसा? धन आयन बना लेता है। धन आयन का मतलब हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। जैसे Na 1 इलेक्ट्रॉन देके क्या बनाता है? Na पॉजिटिव। जब सारी चीजें पढ़ा चुके हैं आपको समझना में, वैसे ही H भी 1 इलेक्ट्रॉन देके क्या बना देगा? H पॉजिटिव बना देगा। क्षार धातुओं के समान हाइड्रोजन भी +1 की ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है। +1 की ऑक्सीकरण संख्या का मतलब क्या? जो जितने इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, जितने प्लस होते हैं वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो ये +1 की ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है। क्षार धातुओं के समान हाइड्रोजन भी प्रबल अपचायक का काम करता है। ये ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं पीछे बता चुके हैं मेरे भाई। इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्रिया ऑक्सीकरण
और ग्रहण करने की क्रिया अपचयन। लेकिन सुनना, जिसका होता है ऑक्सीकरण वो कहलाता है अपचायक। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, तो क्या कर रहा है? ऑक्सीकरण। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, त्यागने की क्रिया ऑक्सीकरण, लेकिन वो कहलाता कौन है? अपचायक। तो ये किसका काम करता है? अपचायक का काम करता है। हैलोजनों से समानता की बात करें अगर, तो 4 धातुओं से, तो हैलोजनों से समानता क्या है कि भैया हाइड्रोजन का अगर नंबर देखें तो 1 है, लेकिन अगर फ्लोरीन मान लिया हमने उठा लिया हैलोजनों में, ठीक है, तो इसका नंबर कितना है बताओ? फ्लोरीन का 9 नंबर है, बनेगा 1s2 2s2 2p5 ऐसे करके बन गया। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2p में 6 होने चाहिए, इनके पास कितने की कमी है? 1 की कमी है। तो हमने लिखा अतः हैलोजनों के समान हाइड्रोजन के बाहरी उपकोष में भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। हैलोजनों के समान यह भी ऋण आयन बना लेता है। जैसे भैया वो लोग कहते हैं भैया 1 इलेक्ट्रॉन हमें दे दो, हम पूरा करके माइनस बना लेंगे। जैसे Cl के ऊपर माइनस होता है, F के ऊपर माइनस होता है, वैसे ही मेरे भाई हाइड्रोजन भी माइनस बना लेता है। जरूरत पड़े रघुपति राघव राजा राम, जैसे पैसा वैसा काम वाला मामला, ठीक, जैसा देश वैसा भेद। हैलोजनों के समान यह भी -1 की ऑक्सीकरण संख्या भी दिखा देता है। ये दोनों के संग में मेरे भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उभय धर्मी आदमी नहीं, अम्लों के साथ क्षारों के समान, क्षारों के साथ अम्लों के समान, जैसा जो देश है वैसा भेष अपना लिया, ठीक। उसके बाद हैलोजन के समान इसके यौगिक भी उप सहसंयोजी यौगिक होते हैं, सहसंयोजी यौगिक बना लेता है मेरे भाई। हैलोजनों के समान यह भी अधातु होता है, ठीक। अधातु यानी धातु नहीं होता है। धातु क्या होती है? चमकदार होती हैं, धनायन बना लेती हैं, ये सब धातु होती हैं। जो धनायन नहीं बना पाते, ऋणायन बना लेते हैं, वो अधातु होते हैं मेरे भाई। उसके बाद जीव मंडल में जल की क्या उपयोगिता? तो हमारे शरीर में ये देखो क्या निकल रहा है मेरे भाई, जल ही तो निकल रहा है, तो सब जल ही जल है। तो यहाँ पे देखो क्या, सभी सजीवों के शरीर का अधिकांश भाग जल से बना होता है। शरीर में लगभग 65% जल होता है, पौधों में 95% जल होता है। अन्य द्रवों की तुलना में जल की विशिष्ट ऊष्मा, प्रस्तनाव आदि का मान बहुत अधिक होता है। हमारे अगर पूरे वायुमंडल में इन सभी गुणों के कारण जीव मंडल में जल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे पूरे वायुमंडल में बात करें लगभग 71% जल ही है। तो जल ही हमारे शरीर के अंदर 65% जल है, पौधों में 95% जल, तो सब जल ही है। यही भूमिका है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में कर लिया जाता है। कैसे? द्रव हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में रॉकेटों में प्रयोग करा जाता है। ये सारी चीजें हो गई। सन 1992 में एक आदमी था एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने पहली बार हाइड्रोजन सेल से बस चलाई थी। इसे ईंधन के रूप में उपयोग करने के निम्न लाभ होते थे। कौन कौन से लाभ थे? हानिकारक हाइड्रोकार्बन नहीं निकलते थे जो नुकसानदायक हो मनुष्य के लिए। इसके द्वारा प्राप्त जो जल होता था हानिकारक नहीं होता था। इसका प्रयोग करने से ऊर्जा अधिक प्राप्त होती थी, यानी काम का था ये। सबसे पहले एंडरसन ने एक बस चलाई थी हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग करके। एक क्वेश्चन आ सकता है, बर्फ का आयतन अधिक क्यों होता है? बहुत ही आसान है, हम आपको समझा देते हैं। होता क्या है, कभी कभी आप 10-15 रुपए का बर्फ लेके आते हो, वाटर कूलर में ऐसे ही डालते हो, पानी डालना भूल जाते हो, थोड़ी देर बाद वो पिघल जाता है और बहुत कम पानी रह जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई हम आपको बता चुके हैं संयोजकता चैप्टर में, जब कभी पानी जमता है तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। और एक H2O, 2 H2O, 3 H2O, जब ये जमना शुरू होते हैं तो मेरे भाई इनके बीच में एयर आ जाती है, हवा आ जाती है खाली जगह में। इससे बर्फ देखने में बड़ा लगने लगता है, लेकिन जब वो पिघलता है तो उसकी हवा निकल जाती है और पानी कम रह जाता है। इसी चक्कर में कभी आप बर्फ को पानी के ऊपर डाल के देखना टुकड़े को, वो क्या करेगा? तैरेगा। लेकिन आप क्या करो, जो बीच का एयर गैप है उसे भर दो। जैसे पहले तो आप क्या करो, पानी के अंदर या तो चीनी घोल लो या नमक घोल लो, फिर जमा लो फ्रिज में। उसी टुकड़े को सेम साइज के डालना, देखना सेम साइज का तैर रहा होगा, सेम साइज का डूब जाएगा, क्योंकि उसमें एयर है, डेंसिटी कम है। जब आपने नमक घोल दिया, डेंसिटी बढ़ गई, गैप्स भर गए और वो टुकड़ा बर्फ का डूब जाएगा। तो ये क्या है? बर्फ का आयतन पानी से अधिक क्यों है? क्योंकि बीच में एयर यानी हवा आ जाती है। यही यहां पे लिखा हुआ है, जैसे इस तरीके से, ये देखो H2O 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 H2O, ये जो बीच में डॉटेड लाइन होती है, इतना तो अब हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ये जो बीच में डॉटेड लाइन दिख रही है मेरे भाई, ये क्या है? ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या है ये? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मेरे भाई। और बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा? रिक्त स्थान, यानी एयर आ जाएगी, और जब पिघलेगा तो एयर खत्म हो जाएगी मेरे भाई, फिर वायुमंडल में मिल जाएगी। इस वजह से बर्फ का आयतन ज्यादा होता है, किसकी तुलना में? पानी की तुलना में मेरे भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल और बर्फ दोनों उपस्थित होते हैं। ताप बढ़ने पर हाइड्रोजन बंधों की संख्या बढ़नी कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉन्ड टूटने शुरू हो जाएंगे, औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे आयतन में वृद्धि हो जाती है। परंतु यह प्रभाव 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक नगण्य रहता है और इस ताप तक जल का घनत्व में वृद्धि होती रहती है। ये क्वेश्चन पूछेगा पेपर में, हमने यहाँ पे सारे लगा दिए हैं, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप होने पर घनत्व घटने लगता है, आयतन बढ़ने लगता है, इसलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। यानी जब गर्मी बढ़ती है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने लगते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगा बताओ?
हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, जल के अणु अलग अलग होने लगेंगे, जल के अणु अलग अलग होने लगेंगे, वो द्रव अवस्था में आने लगेगा मेरे भाई। और जब द्रव अवस्था में आने लगेगा तो क्या होगा मेरे भाई, जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे बीच की जो एयर है वो सब खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, सिर्फ 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पहुंच जाएंगे तब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, घनत्व कम हो जाएगा। घनत्व कम होगा तो आयतन फिर से बढ़ने लगेगा, क्योंकि फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोड्यूस होने लगेंगे, आयतन दोबारा से बढ़ने लगेगा मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में 4 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करी गई है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आयतन बढ़ने का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड तो टूट ही गए, अब जब टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, लिक्विड, फिर लिक्विड से क्या आ जाएगा, लिक्विड से गैसेस स्टेट आएगी कब, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा तब तक मेरे भाई आयतन बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते जो है घनत्व तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। भारी जल आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, जो सामान्य जल होता है उसका अणुभार 18 होता है। सामान्य जल का अणुभार 18, भारी जल का अणुभार होता है 20। कितना होता है, 20 होता है। भारी जल साधारण जल की अपेक्षा बहुत कम गति से काम करता है, यह शरीर की क्रियाओं को असंतुलित कर देता है, यानी भारी जल को हम लोग पी नहीं सकते हैं मेरे भाई, ये बात समझ लो, ठीक है। भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में जैसे जैव अभिक्रियाओं के अध्ययन में इन सब में करा जाता है। जल की कठोरता को दूर करने की आयन विनिमयक विधि पेपर में हाफेली में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आएगी, बहुत आसान होती है। यह कठोर जल के मृदु कण की आधुनिक विधि होती है। इस विधि के लिए कुछ विशेष पदार्थों का प्रयोग करते हैं जिन्हें आयन विनिमयक रेजिन कहते हैं। रेजिन क्या होता है, एक पदार्थ होता है जिसे हम लोग रेजिन कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसका लाभ है कि इसके द्वारा कठोर जल में उपस्थित अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। इसमें 2 प्रकार के रेजिन प्रयोग करे जाते हैं। कौन कौन से, एक होता है ऋणायन वाला रेजिन, ठीक है, विनिमयक जो बदल दे ऋणायन को। विनिमयक समझते हो, जैसे गांव में चलता है वस्तु विनिमय, गैया दे आए गधा ले आए, गेहूं दे आए उसके बदले में क्या चीनी ले आए, तो ये विनिमय होता है। तो एक होता है ऋणायन विनिमयक रेजिन, एक होता है धनायन विनिमयक रेजिन। जल की अस्थायी कठोरताएं कौन कौन सी होती है वो भी सुन लो। यह कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती हैं, जिसे उबाल कर हम लोग दूर कर सकते हैं। अस्थायी का मतलब क्या है, थोड़ा उबाला अशुद्धि दूर हो गई, इसलिए लोग कहते नहीं है कि जल को उबाल के पियो ठंडा करके। क्यों, कुछ अशुद्धियां ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ उबाल के दूर कर सकते हैं, कुछ परमानेंट होती हैं उन्हें उबाल के दूर नहीं करा जा सकता है। जैसे जल की स्थायी कठोरता, जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण सल्फेट घुले रहने के कारण क्या हो जाता है, अशुद्धियां आ जाती है जिन्हें उबाल कर भी दूर नहीं करा जा सकता है। जैसे परम्यूटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट नामक पदार्थ होता है जिसका सूत्र होता है Na2Al2Si2O3O8, ठीक है, ये होता है। इसका उपयोग जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन विकल्प में मिल सकते हैं। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इस तरीके की चीजें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, H2O2 इसका फार्मूला है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मर्क विधि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। इधर देखो, BaO2 बेरियम पेरोक्साइड, H2O पानी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बेरियम पेरोक्साइड में पानी यानी जल की उपस्थिति में CO2 गैस प्रवाहित करने पर H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त होता है। BaCO3 जो बचा है इसका नाम है बेरियम कार्बोनेट। क्या नाम है मेरे भाई, बेरियम कार्बोनेट। इसकी अगर लेड सल्फाइड से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, लो PbS, लेड सल्फाइड से इसकी क्रिया करा दी, बनेगा PbSO2 मेरे भाई, ठीक है। ये SO2 नहीं SO4 है, इसे ठीक कर लेना। ये SO4 PbSO4, इसका नाम है लेड सल्फेट। ये लेड सल्फाइड है, ये लेड सल्फेट है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग कैसे करा जाता है, मंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर क्या होते हैं, बत्ती वगैरह बनाने में काम में आता है। जब रिएक्शन बहुत तेज होने लगती हैं, क्योंकि बत्ती कैसे बनती है भाई, पानी को गर्म करते हैं, भाप बनाते हैं, सारी चीजें होती है ना। तो जब बहुत तेज रिएक्शन होने लगेगी तब क्या होगा, तो मेरे भाई उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, तो उसे मंदक के रूप में D2O का प्रयोग करा जाता है। शीतलक के रूप में ठंडा करने के लिए भी D2O यानी भारी जल का प्रयोग करते हैं। BnH2 का प्रमुख उपयोग भारी जल के निर्माण में और इसके यौगिक बनाने में होता है। BnH2 आप समझते होंगे ड्यूटीरियम है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है, पीछे पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड जल में घुलकर उसे स्थायी तथा कठोर बना देता है। जल की कठोरता को दूर करने के लिए आयन विनिमयक विधि तथा परम्यूटेड विधि का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए BnH2 जो है, BnH2 का क्या रोल है, उसे कैसे बना सकते हैं, इसे ड्यूटीरियम कहते हैं। तो 2Na यानी सोडियम ले लिया, D2O भारी जल ले लिया, सोडियम का लवण बन गया, और D2 का मतलब ड्यूटीरियम यानी 1H2 इसी को हम लोग कहते हैं। तो बनाने की विधि पूछ सकता है। NF5 नहीं बनता है जबकि PF5 बन जाता है। क्यों मेरे भाई, नाइट्रोजन का नंबर बहुत कम होता है, 7 नंबर। 1S2 2S2 2P3 तक ही ये जा सकता है, उसके आगे भी बनाओगे तो दूर दूर तक D नहीं मिलेगा। लेकिन जब P वाला बनाते हैं तो 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6, उसके बाद चाहे 3P3, लेकिन उसके बाद चाहे तो अगला नंबर 3D मिल सकता है ना, 3D छोड़ा 4S, तो 3D तक हम लोग पहुंच सकते हैं कम से कम। तो ये क्या करता है, अपना जो कक्षक है उसका विस्तार कर सकता है, वो तो चाहे तब भी नहीं पहुंच सकता है ना मेरे भाई। तो नाइट्रोजन के पास विस्तार करने के लिए
मतलब d ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता, इसलिए यह NF5 नहीं बना सकता है, क्योंकि भैया p में 3 है तो 3 ही जोड़ सकते हैं ना, तो 5 थोड़ी जोड़ लोगे। PF5 का मतलब क्या है, 5 F जोड़ने हैं तो 5 ऑर्बिटल होने चाहिए, और 5 ऑर्बिटल सिर्फ d में होते हैं, तो ये d तक पहुंच ही नहीं सकता है। नहीं पहुंच सकता है इसका मतलब ये नहीं बना सकता है NF5, लेकिन ये पहुंच सकता है जुगाड़ उगाड़ करके, तो मेरे भाई ये बना सकता है, ठीक है, PF5 बना लेता है। तो ये आपका पूरा चैप्टर है हाइड्रोजन, जिसमें अगर इंपॉर्टेंट की बात करें, हाइड्रोजन के गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने की विधि, भारी जल के बारे में, आयन विनिमयक विधि, इस तरीके की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्स में आप इस वीडियोस को देख रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो पब्लिक नहीं है सर, ठीक है, तो आप इसे कोर्स में वीडियो को देख रहे हो तो कोई दिक्कत है नहीं, यहीं पे PDF नोट्स में इसकी PDF आपको मिल जाएगी। नए हो, ठीक है, तो परेशान ना हो, स्टार्टिंग से देखना शुरू करो मेरे भाई, पहले से। और अगर बाई चांस ये वीडियो चैनल पे पब्लिक हुई है, आप देख रहे हो वहाँ पे, तो आप चाहो तो BD-Academy एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, जाके वहाँ पर जो है पूरा कोर्स आपको मिल जाता है, 1 to 1 सारी PDF, सारी वीडियो, सारे नोट्स एक साथ में देख सकते हो। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी क्लासेस आपने पढ़ ली हैं उन्हें मन लगा के रिवाइज करिए, कुछ पेपर की एनालिसिस भी आपके लिए लेके आने वाले हैं कि किस तरीके के पेपर हाफ ईयरली के अंदर आते हैं। बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं और लगातार करना है। कुछ लोग कहेंगे सर मेरे 15 तारीख से पेपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आज ये चौथी वीडियोस है, कल आपको 5वीं मिल जाएगी और एक दिन के अंदर 6ठी मिल जाएगी, बात खत्म हो गई। उसके बाद आप मन लगा के पढ़ के पेपर एनालिसिस डाल देंगे, जाके दे आना जाके। रह गई फिजिक्स की बात, जो लोग फिजिक्स भी अगर किसी ने परचेस कर रखा है तो उसमें भी बीमा हमने पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, उसे वहां से उठा के वहां पे डलवाते हैं, उसकी PDF ऐड करते हैं, और बाकी वेक्टर की पूरी PDF बन गई है, प्रक्षेप गति बन गई है, 2 से 3 दिन के अंदर उन्हें भी ऐड कर देंगे। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।